वीडियो से आगे आज देखते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने समझे थे किस प्रकार से फेज डिफरेंस होता है, किस प्रकार से लीडिंग और लैगिंग होती है। और आज उन्हीं सर्किट में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं व्हेन द सर्किट कंटेन्स ओनली द प्योर रेजिस्टेंस आर, जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर हो। ठीक है, तो जब केवल आर लगा हुआ हो तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर आप इसका सर्किट डायग्राम देखना चाहें तो सर्किट डायग्राम में सोर्स आपको वही एसी सोर्स रखना पड़ेगा और एसी सोर्स के साथ में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है आर। इसके साथ में एसी सोर्स दिखा दीजिए, तो एसी सोर्स के लिए इस तरह का सिंबल आप बनाएंगे और यहाँ पर एक ये साइन वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके सिरों पर अगर विभव देखा जाए तो पोटेंशियल दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट और होगा साइन ओमेगा टी। इसे यहाँ देखें तो ज़्यादा अच्छा है, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि अगर प्रतिरोध लगा हुआ है तो इन दैट कंडीशन जो आपका v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I की अगर समीकरण लिखें तो I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही समान कला में होते हैं। यानी अगर इनका डायग्राम देखा जाए, ठीक है, तो ये एक साथ इनकी वैल्यूज़ अधिकतम होंगी और एक साथ इनकी वैल्यूज़ न्यूनतम होंगी। ये अगर v को रिप्रेजेंट कर रही है और डॉटेड लाइन हम हमेशा इससे दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक साथ इनके मान न्यूनतम हो रहे हैं, मिनिमम हो रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं। ठीक है, करंट का मान यहाँ पर पीक वैल्यू, यहाँ पर वोल्टेज की पीक वैल्यू, अगेन यहाँ पर पाई पर इन दोनों के मान एक साथ न्यूनतम या 180 डिग्री कला पे दोनों एक साथ न्यूनतम। ठीक है, फिर नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम हुआ, फिर अगेन न्यूनतम। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इनका फेजर डायग्राम अगर आप देखते हैं तो इसमें अगर आप शो करेंगे, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, इसमें ये आपकी एक्स एक्सिस, तो इसमें जो ओमेगा टी है यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, ये आपका वी नॉट और इसके साथ में आई भी इसी डायरेक्शन में, तो दिस इज इक्वल्स टू आई नॉट अधिकतम मान इसके। और ये वाला जो एंगल है दिस इज़ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वही है, यहाँ पर आपका मूल बिंदु ओरिजिन, इसे आप ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ये आई से आप रिप्रेजेंट करें और ये आपका बी से। तो इस तरह से आप इसका फेजर डायग्राम शो करेंगे। और इसमें जो प्रतिरोध होगा वो तो आप सभी को पता है कि इन दोनों का रेशो यानी वी अपॉन आई का रेशो जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई करेंगे और वी अपॉन आई अगर आप करेंगे तो यहाँ से वी नॉट अपॉन आई नॉट रह जाएगा, साइन ओमेगा टी खत्म, आई नॉट। ठीक है, तो इस वाले परपथ में केवल जो धारा के मार्ग में रुकावट है वो प्रतिरोध कहलाएगी। और इसकी अगर प्रतिबाधा कहें तो शुद्ध प्रतिरोध वाला केवल शुद्ध प्योर बोला जाएगा, वो इसलिए कि इसमें केवल का प्रतिरोध है। तो शुद्ध प्रतिरोध वाले इस परपथ की पूरी प्रतिबाधा अगर कहें तो वो बाह्य प्रतिरोध आर के बराबर होती है। यानी जेड का मान अगर आप कहें तो ये किसके बराबर होगा, केवल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और इसमें अगर कलांतर कहें फाई का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसमें कितना शक्ति क्षय है, पावर कितना क्षय हो रहा है, तो उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो P इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है, इंटू कॉस फाई का मान आप जब यहाँ पर 0 प्लेस करेंगे तो कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, पूरा फैक्टर इसका 1 होगा और आपके पास केवल बचेगा P इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा ये पहला कंडीशन जब केवल उस परपथ में केवल क्या लगा हुआ, प्रतिरोध लगा हुआ। सेकंड वाला अब हम लोग देखेंगे व्हेन द सर्किट कंटेन्स ओनली सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, या एल कुंडली या पेरकत इंडक्टर आपका लगा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाली बात में आइए अब बात करते हैं जब परपथ में केवल स्वपेरकत्व लगा हुआ। ठीक है, तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो उसी तरीके से आप बनाएंगे। पहले आपने प्रतिरोध की बात की थी तो वहाँ प्रतिरोध के लिए आता, यहाँ पर एक स्वपेरकत्व या कुंडली एल को आप यहाँ पर दिखाएंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे एक एसी सोर्स के द्वारा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी है एल। इसके करस्पॉन्डिंग आप v की अगर वैल्यू लिखते हो तो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और इस बात को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि इसमें अगर करंट की इक्वेशन आप लिख रहे हैं तो जो करंट होती है वो एल में, यानी प्योर जब एल लगा हुआ होता है, यानी केवल जब एल लगा हुआ होगा तब वो उसमें लैग करेगी। ठीक है, पीछे रहेगी, पश्चिगामी होगी। तो इसका मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और कितना रहेगी, माइनस पाई बाई 2 रहती है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए। आप इसमें कह सकते हैं कि धारा जो है वो लैग करती है वी के अपेक्षा, यानी पश्चिगामी होती है वोल्टेज से, या आप कह सकते हैं कि वोल्टेज अग्रगामी है धारा से। ठीक है, दोनों ही बातें आप कह सकते हैं, लीडिंग कर रहा है आपका वोल्टेज और किसके रेस्पेक्ट में, आई के रेस्पेक्ट में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आई लैगिंग कर रही है विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके
डायग्राम के बारे में, ठीक है। फेजर डायग्राम अगर इसका देखा जाए या सिंपल, इसमें अगर इक्वेशन तो आपको पता चली गई, ठीक है, इक्वेशन इसके ही बनेंगे। और इसमें अगर इसका डायग्राम देखा जाए, इसका ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ किस तरीके से होगा, इसको पीछे वाले बच्चों ने जो उन्होंने वीडियो देखा है, ठीक है, वो समझ भी रहे होंगे कि इसमें वी को तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये तो वी की ग्राफिंग हो गई, ठीक है। आई को अगर दिखाना है तो लैग कर रहा है -π/2, तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। तो माइनस जब ये मैक्सिमम है तब ये मिनिमम, और जब ये मिनिमम है तब आई की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको बड़ा सावधानी से बनाइएगा, और बोर्ड परीक्षा में बनाने के लिए इनको डिफरेंट कलर से यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ नोटिफाई जरूर कर दीजिएगा कि इससे आपने वी को दिखाया है और यहाँ से आपने इसको आई से रिप्रेजेंट किया है। फेजर डायग्राम में वी और आई के बीच में दिखाना हो तो आप इस तरीके से शो करेंगे, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ओके। यहाँ पर अगर आपकी वोल्टेज जा रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी वोल्टेज को, वी नॉट को, यानी यहाँ पर आपका आ रहा है वी, तो धारा जो करंट है वो -π/2 है, तो यहाँ पर आप बनाएंगे आई की कंडीशन, और इस तरीके से बनाइएगा कि ये एंगल π/2 साफ साफ दिखाई दे। तो ये आपकी आएगी करंट आई नॉट, और इसको दिखा दीजिए यहाँ इस लाइन को और आगे नीचे तक ले जाइए। इस तरीके बड़ा अच्छा सा डायग्राम आपको बनाना है, बोर्ड में ध्यान रखिएगा। अलग अलग रंगों के पेनों का यूज़ कर सकते हैं, 2 रंग के पेन यूज़ करिएगा, ज़्यादा ये नहीं है कि पूरा आप कलरफुल कर दें, इंद्रधनुष बना दें, तो इंद्रधनुष ना बनाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये आपका ओमेगा टी, अब इससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आई और वी नॉट के जो इक्वेशन है वो बिल्कुल इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। इसके बाद में हम इसके प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध रहता है, प्रेरक के प्रतिरोध की बात की जाए, या इसे आप प्रेरण प्रतिघात भी कहते हैं, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात कहते हैं या इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो दिखाएंगे और उसको शो करेंगे आप एक्सएल से, ध्यान से समझ लीजिए। एक्सएल आपका प्रतिघात है प्रेरण का, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी जो वैल्यू बराबर होगी, इसके ऊपर फॉर्मूला आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो ध्यान से समझ लीजिए। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 2πfl भाई, ठीक है। एफ क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, यानी आवृत्ति जो भी गिवन होगी आपके क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्सएल और एफ ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक्सएल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, जो आवृत्ति है उसके सीधे सीधे समानुपाती है। कहने का मतलब कि अगर इन दोनों में आपसे ग्राफ भी अगर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि एक्सएल और एल में ग्राफ कितना आएगा, तो एक्सएल आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और एल आप यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो जब भी कोई भी एफ, ठीक है, एफ आप यहाँ पर लिखेंगे तो जो भी ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगी कि जैसे जैसे एक्सएल का मान बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या आप ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, ओके। डीसी करंट के लिए अगर बात करें कि अगर मान के चलिए यहाँ पर डीसी सोर्स होता, तो डीसी सोर्स के लिए आपका एक्सएल की जो वैल्यू है, प्रेरण प्रतिघात जो है वो कितना होता है आपका 0 होता है। एक्सएल दिस विल इक्वल्स टू 0 फॉर द डीसी करंट, ठीक है। तो डीसी करंट के लिए इसका मान सीधे सीधे से होगा, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। अब इसके बाद जैसे हमने सेकंड वाला कंप्लीट कर चुके हैं, और सेकंड वाला कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सी के लिए, ठीक है। जब परपथ में केवल धारिता सी हो तो क्या क्या इसमें अंतर रहेगा। तो अंतर में सिर्फ यही समझ लीजिए, छोटी सी अगर बात यहाँ पर करें तो मेन अंतर अभी से समझते जाइए कि क्या क्या चेंज हम पहले वाले से करते जा रहे हैं। तो जैसे पहले आर था, अब एल लिया है, नेक्स्ट वाले में सी लेंगे तो इसको हटा के कैपेसिटर लगाएंगे सी। यहाँ पर -π/2 था, सी जब लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज को अग्रगामी कर दीजिए, करंट को अग्रगामी हो जाएगा सी के केस में, ठीक है। लीड करने लगेगी करंट, और उसके करस्पॉन्डिंग सभी चेंजेस यहाँ भी चेंज हो जाएगा और यहाँ भी परिवर्तन हो जाएगा। तो दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि हम लोग क्या क्या डिफरेंस करते जाते हैं, क्योंकि इसमें रटने वाली चीज़ नहीं है। आप जितने अच्छे से समझ लेंगे उतनी अच्छी तरीके से इस डायग्राम को, इस प्रकार इनके जो सर्किट है उनको आप कर सकते हैं। बच्चों का कहना था कि सर ये टिपिकल चैप्टर नहीं है, इसमें हर एक स्टेप अलग है, हर सर्किट के लिए आपको अलग सोचना होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से। अगला वाला जो सी के साथ में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।